Hello guys, welcome to my channel Biology Belief. Today we will study breathing and exchange of gas, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन एंड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग जाने से मतलब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एनिमल किंगडम्स का जो रेस्पिरेटरी टाइप्स है सारे किंगडम्स में, उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पॉरीफेरा से लेके एनालिडा तक जितने भी हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉरीफेरा टू एनालिडा इन लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन लोगों का जो रेस्पिरेटरी जो उन लोग का ऑक्सीजन जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 है, ये बाय द सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि बुक लंग्स हो गया, बुक गिल्स हो गया एंड द ट्रैकियल्स। ठीक है, और मॉलस्का में गिल्स प्रेजेंट होता है। एचिनोडर्मेटा में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी काम करता है, एज वेल एज कोई भी प्रे को कंज्यूम करने के लिए भी ये काम करता है। हेमिचॉर्डाटा में भी गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। कॉर्डेटा वे आर मैमल्स, जिसमें स्किन टाइप से भी हो सकता है, गिल से भी हो सकता है, इवन लंग्स ऑल्सो। ओके, सो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, आज हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन के जो डिटेल है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम इनटू द फर्स्ट NCERT। ठीक है, इसमें जो ब्रीदिंग पैटर्न है, रेस्पिरेशन इन 5 स्टेप। ठीक है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन अ CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। देखो फर्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वो एक्सटर्नल है, बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे नॉस्ट्रिल से जाकर लंग्स में जाता है, दैट इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस। बाकी यहाँ से जितना भी है दैट इज द इंटरनल प्रोसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, अब वो डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर अब डिफ्यूज़न स्टार्ट हो गया, जो O2 को, अब ब्लड की बात आ गई। अब ब्लड क्या करेगा, सारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे ब्लड में। फिर डिफ्यूज़न ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, फिर डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा O2 और CO2 के ब्लड और टिश्यू के बीच में। फिर उसके बाद हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेड द रिलीज ऑफ CO2। उसके बाद O2 को यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी CO2 है उसको बाहर निकालने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसको हम चैप्टर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स में, इवन प्लांट्स और एनिमल्स में ज़्यादा मेन डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली जितने भी रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। ठीक है, उसके बाद जो एयर होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हायर प्रेशर हमारे लोअर प्रेशर अगर हमारे लंग्स में रहेगा तो बाहर से इजली एयर आ जाएगा, और हायर प्रेशर अगर अंदर में है तो इजली रिलीज आउट हो जाता है एयर का। ठीक है, अब इसमें 2 फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 फेज क्या है, फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं एयर। एक्सपिरेशन का क्या होता है, एक्सहेल जो आउट होता है। ठीक है,
जैसे कि एक और है, हम लोग जब नॉर्मल एयर लेते हैं, ठीक है, O2 नहीं, पूरा नॉर्मल एयर लेते हैं, तो डेट इज़ द टाइडल वॉल्यूम जो सिर्फ 5 मिलीलीटर अंदर जाता है टोटल हमारे लंग्स में। अब अभी फोर्सफुल का बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल का बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग इसमें कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देती हूँ मैं, ये, ठीक है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। यहाँ पर लंग्स में स्ट्रक्चर, यहाँ पर के बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होने का कारण ये है कि हमारे लंग्स में कोई सा भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अब एयर जा रहा है, बढ़ेगा, लंग्स छोटा होगा, तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट क्या होता है, रिब्स, ठीक है, रिब्स होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, और थर्ड डायफ्रागम, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले बार डायफ्रागम क्या होता है। डायफ्रागम ये है, देखो, जो लंग्स के बीच इसमें रहता है, दैट इज द डायफ्रागम, ठीक है। और पहले स्ट्रक्चर देख लो, रिब केज क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। रिब केज, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बैकबोन है, उसके बाद यहाँ पर सामने में स्टेरनम होता है, ठीक है। स्टेरनम उसको बोलते हैं स्टेरनम, वी विल स्टडी इन अ डिटेल इन लोकोमोशन इन मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ स्टेरनम प्रेजेंट है, अब इसमें कुछ रिब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 रिब्स होंगे प्रेजेंट, बट मैं यहाँ पर 1 या 2 3 ऐसे बना दूंगी, ठीक है। ये हमारा रिब्स है, ठीक है, दैट्स अ रिब्स। स्टेरनम वर्टेब्रल कॉलम है, कॉलम, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज द इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब देखो, इंस्पिरेशन में जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा चेस्ट है वो थोड़ा आगे की ओर हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। सांस लेते हो तो आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, तो क्या होता है, जो रिब्स है वो यहाँ पर, इसको याद करने का एक और तरीका है, UFO, ठीक है, दैट इज अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और डायफ्रागम जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, देखो डायफ्रागम को एक बार और बता देती हूँ, यू रिमेंबर दैट इज लंग्स, और यहाँ पर का जो प्लेस रहता है ना, दैट इज कॉल्ड डायफ्रागम। तो डायफ्रागम नीचे चल जाता है, फ्लैट हो जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं लंग्स भर जाता है, तो जो डायफ्रागम का प्लेस है वो नीचे हो जाता है। अब देखो, एक्सपीरेशन में सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड का डाउनवर्ड, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, और आउटवर्ड का इनवर्ड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स करता है, और जो फ्लैटेंड है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, जो ये है ना, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। डायफ्रागम डोम शेप्ड का हो जाएगा, डोम शेप्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम NCERT डायग्राम देखते हैं इसका।
तो देखो ये एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी डायग्राम। जब एयर एंटरिंग कर रहा है लंग्स में तो देखो लंग्स फूल गया, वॉल्यूम थॉरेक्स इंक्रीज्ड हुआ, रिब केज रेज हो गया और जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। जब एयर बाहर जा रहे हैं तो वॉल्यूम थॉरेक्स डिक्रीज हो जाएगा, रिब्स जो स्टेर्नम है रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे, डायफ्रागम रिलैक्स आर्क शेप्ड में ले जाएगा, डोम शेप में हो जाएगा और जो लंग्स है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, ठीक है, इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन, जब अंदर आता है, एक्सपिरेशन बाय विच एल्वेलियर इज रिलीज्ड आउट, जब हवा बाहर जाता है। The movement of air into out of lungs is carried by the creating a pressure gradient. जब जो lungs का मूव एयर अंदर आएगा बाहर जाएगा तो उसको कौन क्रिएट करता है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पर का जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाता है लंग्स में। ठीक है, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अब इंट्रा जहाँ पर दो के बीच में स्टार्ट हो जाएगा लंग्स से, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारा लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होगा रादर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वी ऑलरेडी स्टडी देयर इज नेगेटिव प्रेशर इज द लंग विच रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो लंग्स का प्रेशर वो निगेटिव होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हम एक्सपिरेशन करेंगे तो जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब वो जो बाहर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, हम अपने लंग्स के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। द डायफ्रागम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल बिटवीन द रिब्स, ऑलरेडी हम लोग इसको डिटेल में देख चुके हैं। हेल्प इन द जनरेशन सच एज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स कितना प्रेशर डिफरेंस होता है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम विच इंक्रीजेस। क्या होता है इंस्पिरेशन में? जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सपिरेशन में रिलैक्स हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ थोरिक चैम्बर इज एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस, ऑलरेडी वी आर लर्निंग। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स स्टेर्नम कॉज इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम थोरिक चैम्बर डोर्सल वेंट्रल। ठीक है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? स्टेर्नम लिफ्ट अप हो जाता है। ठीक है, द ओवरऑल increase the thoric volume causes similar increase of pulmonary volume, already we are learning. The increase in a pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into the lungs. pulmonary volume का जो प्रेशर है अंदर से डिक्रीज होना चाहिए ताकि बाहर का हवा अंदर में आ चुके। Relaxation of the diaphragm intercostal muscle return the diaphragm sternum to their normal position to reduce thoric volume and thereby pulmonary volume. Expiration का process है. This lead to the increase the intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, expulsion from the air to lungs. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On the average, healthy human breathes 12 to 16 minutes. The volume of air involved in breathing movement can estimated by the using spirometer, which help the clinical assessment of the pulmonary function. अब देखो, एक नॉर्मल पीपल 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है और इसको नापने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना जरूरी है दैट इज
स्पायरोमीटर, ठीक है। और जैसे कि ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्रीथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल स्टडी द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटीज, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।